फ्री की चीजें किसको पसंद नहीं आती है? ये उसको पसंद नहीं आती है जो इनडायरेक्टली उसकी पीछे से कीमत चुका रहा होता है। ये सिमिलर सिचुएशन तब होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वोट्स क्या बांटती है, कभी टीवी बांटती है, कभी फ्रिज बांटती है, कभी फ्री मील्स बांटती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो देश की तरक्की के लिए पैसा यूज किया जाना चाहिए था, अब वो किस लिए यूज हो रहा है? टू अट्रैक्ट और टू ल्यूर वोटर्स टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। सो आज के हमारे वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो डिबेट बहुत टाइम से चलती आ रही है, विच इज फ्रीबीज वर्सेस असेट बिल्डिंग, को हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकमिंग यू ऑल टू दी यूट्यूब वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है ये 2022 में, क्योंकि जब से हमारे जो पीएम मोदी है, उन्होंने एक बार एक एक इवेंट में, एक फंक्शन में बोला था कि ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये जो फ्रीबीज का कल्चर है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज फ्री में चीज़ें बांटती है, जैसे ही कोई इलेक्शंस आने वाले होते हैं, उसको अब रोक देना चाहिए। क्योंकि क्या है, पैसा लिमिटेड है, तो लिमिटेड पैसे को सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाऊं, और उसके बाद आपको उसके ऊपर जो है हमारी हम फाउंडेशन की बिल्डिंग रखेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि फ्रीबीज होते क्या हैं, तो फ्रीबीज स्टूडेंट्स वो होते हैं बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल और पोटेंशियल वोटर्स। गुड्स एंड सर्विसेज जो फ्री में बांटे जा रहे हैं, किसको? लोगों को, जनता को, आवाम को, किसी भी देश की, या फिर प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिकल वोटर्स की। ये हमारे लिए फ्यूचर में काम आ सकते हैं, इनको ये लाभ पहुंचाओ ताकि ये हमारे लिए फ्यूचर में वोट करें। दे आर गिवन टू ल्योर पीपल। बेसिकली इसका एजेंडा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वुड से हर टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एजेंडा क्या होता है? टू ल्योर पीपल, मतलब अट्रैक्ट पीपल कि ये हम सामान तुम्हें दे रहे हैं, आके हमारे नाम पे वोट डाल जाना। द फ्रीबीज कैन इंक्लूड क्या क्या चीजें, क्या क्या सर्विसेज हो सकती है फ्रीबीज के अंदर? फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, water supply, social services amongst others. It also includes loan waivers। भाई अगर कोई फार्मर ने लोन ले रखा है तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको वेव ऑफ कर देगी। क्यों? पता है कि भाई फार्मर जो है वो चुका नहीं पा रहा है, और हमारे जो इलेक्शन है वो पास में आ रहे हैं, तो इसको भी क्या कर दो? माफ कर दो। एंड कंजम्पशन गुड्स लाइक टीवी, फ्रिज, साइकिल, वॉशिंग मशीन अमंगस्ट अदर। तो ये तो हो गई हमारी फ्रीबीज, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में तब आई जब इस साल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक फंक्शन में, एक इवेंट में बोला कि ये जो कल्चर है, रेवड़ी कल्चर, इन्होंने इसको नाम दिया फ्रीबीज को। हिंदी में रेवड़ी का बेसिकली मतलब होता है ऐसी चीज जो फ्री में बांटी जाती है। तो ये जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है हमारे देश में, उसको रोक देना चाहिए, और सारा जो मनी है वो किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए। फिर हाउ डिड इट स्टार्ट? अब चलते हैं इसके जेनेसिस पे कि ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये जो फ्रीबीज बांटने का सिस्टम है, ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ऐसा नहीं है ये अभी कोई रीसेंट कॉन्सेप्ट है या रीसेंट डेवलपमेंट है। ये बहुत, इसके जो रूट्स हैं बहुत पुराने हैं। ये 1967 में, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक पॉलिटिकल पार्टी, साउथ की पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, अब वोटर्स को प्लीज करने के लिए क्या किया? उस टाइम चावल का रेट होता था 4.5 रुपए प्रति किलो, उसको बांटा 1 रुपए प्रति किलो में। तो भाई जो वोटर्स है वो खुश हो गए कि हाँ भाई, यही जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, यही हमारा जो है हमारा नेता कैसा हो, इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जैसा हो। तो बस उनको वैसा लगा और उन्होंने उनको वोट दिया, और ये वाली प्रैक्टिस उसके बाद तकरीबन तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ली। दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज फ्री में बांटी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, क्या वो फ्री भी ये रेवड़ी होती है? जैसे कि अभी जब कोविड आया था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे दूसरे हॉस्पिटल्स में भी फ्री में जो वैक्सीन्स है वो लगी थी। क्या उसको भी रेवड़ी बोला जा सकता है, या वो भी फ्री भी हो गई? या मान लीजिए अगर
जो गवर्नमेंट है किसी को हाउसेस डेवलप करके दे रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ था कि रूरल पीपल जिनके पास कच्चे हाउसेस हैं, पक्का हाउस नहीं है। पक्का हाउस क्या होता है भाई? जो ईंट सीमेंट का बना होता है, जो कच्चे घरों में रह रहे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर क्या प्रोवाइड करे जा रहे थे? पक्का हाउसेस। तो क्या ये सब भी फ्रीबीज में ही कैलकुलेट या काउंट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर चीज जो गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है उसको आप रेवड़ी या फ्री भी बोल सकते हो। क्योंकि फ्रीबीज ऐसे ये जो काम होते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है फ्री में वैक्सीनेशन दे रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पक्के हाउसेस क्रिएट करके दे रही है, तो उसके अपने ही फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? कभी आपने सोचा है कि अगर गवर्नमेंट पैसा फ्रीबीज, ये जो फ्री में सामान बांटने से अच्छा कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रही है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका क्या इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म पर इकोनॉमी में? सो देखते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने पैसा स्पेंड किया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, चाहे वो डैम हो, चाहे वो एक रेलवे स्टेशन हो, या वो मेट्रो स्टेशन हो, या वो पक्के घर हो, तो उसके लिए वो क्या एम्प्लॉय करती है? लेबर एम्प्लॉय करती है। दैट मीन्स बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, वो बढ़ जाती है। तो कैन आई से दैट जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करती है गवर्नमेंट, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट है जो जनरेट होता है। अब जब लोग वहां पे काम करेंगे तो उनके हाथ में क्या आएगा? उनके हाथ में आएंगी सैलरी और वेजेस, ठीक है। अब वो इस सैलरी और वेजेस को कहाँ पे जाके स्पेंड करेंगे? घर जाएंगे और बाजार से क्या खरीदेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है पहले की कंपैरिजन में, भाई पहले तो डिमांड नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था। जैसे ही गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसी टाइम क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वो घर गए अपनी सैलरी लेके, तो उन्होंने रास्ते में गुड्स खरीदना सही समझा। गुड्स जैसे कि ब्रेड, एज सिंपल एज दैट। आप कोई टेक्निकल या इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे कि ब्रेड, जैसे कि बटर, जैसे कि घी, जैसे कि आटा, जैसे कि चावल। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है? देश में गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, तो जो फैक्ट्रीज ये गुड्स एंड सर्विसेज बना रही थी उसकी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से जो है डिमांड बढ़ गई है। सो क्या होगा? आप ये देखो, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगा, ठीक है। और जब मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगा, तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और जब हम उसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तो हम देखते हैं कि जो हमारे देश का जो जीडीपी है, विच इज घरेलू सकल उत्पाद, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप समझे कि किस तरीके से मनी को कहाँ यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिमिलरली इसके बिल्कुल आप विपरीत देखेंगे, अगर आपने किसी को टीवी दे दिया तो उससे क्या पूरे जन को फायदा हो रहा है? क्या वो जनहित में जारी किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही फायदा हो रहा है। आप किसी को साइकिल दे रहे हो तो उससे पूरी पूरी कंट्री या इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। वो पर्टिकुलर पर्सन को साइकिल मिल गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट इफ सिमिलरली इफ यू सी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट कहीं रेलवे स्टेशन बनाती है नया, तो आप देखते हो उसके बाहर वहां पे पहले तो सबसे पहले एम्प्लॉय होते हैं स्टेशन मैनेजर, फिर उसके बाद कोलीग होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। आसपास छोटे छोटे ढाबे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बाहर एक पोहे वाला खड़ा हो जाता है, एक कोई फ्रूट की रेडी लगा के खड़ा हो जाता है। तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। सो एनीथिंग, जो कि ये जो क्वेश्चन था, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई दैट मीन्स एनीथिंग गिवन फॉर फ्री बाय द गवर्नमेंट विल बी टर्म्ड एज रेवड़ी। नहीं जी, बहुत सारी ऐसी स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट करती है जो कि रेवड़ी नहीं कहलाई जा सकती है। दैट इज विच इज बेसिकली हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज, अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं सब्सिडीज के? अभी हमने एक उसका थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखा कि भाई अगर हम मनी को
ऐसी जगह स्पेंड कर रहे हैं जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, तो यस इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्रीबी, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रेवड़ी, ठीक है ना. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्सिडीज. फर्स्ट, इट लीड्स टू क्रॉस सब्सिडाइजेशन. क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए समझना है इस कॉन्सेप्ट को, कि एक तरफ सब्सिडी देके दूसरे पार्टी से महंगे में उस चीज को बेचना. जैसे कि अगर आप देखोगे हमारे देश में जो फ्रेट चार्जेस हैं, भाई रेलवे जो होता है, रेलवे में दो चीजें यूज होती है, एक तो पैसेंजर ट्रैवल करता है जो पैसेंजर ट्रेन होती है, दूसरी तरफ होती है फ्रेट ट्रेन्स, ठीक है ना. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सब्सिडी टू दी पैसेंजर ट्रेन, आपने देखा होगा अगर आप पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आप क्या उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. वो कैसे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडाइज प्राइजेस. अब वो प्राइजेस की वसूली कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट कर रही है, राइट. वो कहाँ पे कर रही है, फ्रेट ट्रेन्स पे. अभी तक अगर इंडिया में अगर हम फ्रेट चार्जेस की बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाया रेलवे कम्युनिकेशन या रेलवे मोड, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड. इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और ये फ्रेट चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट्स, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द पैसेंजर्स और टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट फ्रेट चार्जेस नहीं घटा रही है और यहाँ का पैसा कहाँ यूटिलाइज कर रही है, सब्सिडी देने में. किसको, over the price of the ticket which is charged to the citizen. Next is it is a major source of inflation. Major source of inflation कैसे है भाई, लोगों के पास में हाथ में जैसे ही पैसा ज़्यादा आता है, सबसे पहला और सबसे इनएविटेबल इम्पैक्ट उसका क्या होता है, इट इज इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल हार्म. कई बार जब गवर्नमेंट फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी देती है या वाटर चार्जेस के ऊपर कि भाई जितना मर्जी पानी यूज कर लो आपका बिल नहीं आएगा, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, रेकलेस यूटिलाइजेशन हो रहा है. अगर फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं मतलब फार्मर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेगा. अगर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेगा तो अल्टीमेटली किसकी क्वालिटी डिटोरेट करेगी, हमारी जो सॉइल है. तो एक बार के लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई फार्मर को सस्ते में फर्टिलाइजर मिल रहा है, सस्ते में फर्टिलाइजर मिल रहा है तो उसका जो यील्ड है पर हेक्टेयर वो इंक्रीज हो रहा है. बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें, yes it is causing environmental harm. It increases the financial burden. yes, क्योंकि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से ही तो आ रहे हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से ही तो आ रहे हैं. तो yes it causes or increases the financial burden. And last is inability to identify the beneficiaries which deserve this treatment. क्या होता है, सब्सिडी सबको बांटी जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज जिनको सच में ज़रूरत है इन ऐसे सपोर्ट की, वहाँ तक जो है पैसा या हेल्प नहीं पहुँच पा रही है. तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस कल्चर के ऊपर इंटरवीन नहीं किया, क्या कभी उसने इलेक्शन कमीशन को बोला नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर रही हैं, जो फ्रीबीज बांट रही हैं, उसको रोको या ये इलीगल है. तो यस बिल्कुल, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कंसर्न रेज हुआ था कि भाई ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है, ये जो रेवड़ी कल्चर बांटा जा एग्जिस्ट करता है, इसको रोका जाए, इसको इस पर रोक लगाई जाए. तो डेफिनेटली यस सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इलेक्शन कमीशन से बात करी कि आप इस चीज़ को टोटली बैन क्यों नहीं कर देते. तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले अपना एजेंडा रिलीज करती है कि हम अगले 5 साल में, अगले 2 साल में ये सब अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं. तो अगर पॉलिटिकल पार्टी उसको मैनिफेस्टो में डाल देती है और उसके वाया फ्रीबीज दे रही है तो वो इलीगल नहीं है. बट येस उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको एक तरीका निकालना पड़ेगा, एक कमेटी बिठानी पड़ेगी इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान पूरे देश का हो रहा है, भले ही वो एनवायरमेंटल सेंस में हो या जो है फाइनेंशियल सेंस में हो. ठीक है, नेक्स्ट इज क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ लोगों को सच में ज़रूरत है इस चीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. तो क्या ये पूरे रेवड़ी कल्चर का कोई पॉजिटिव साइड भी है? यस, अगर हम इस नज़रिए से देखें, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है जहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करी जाती है, तो निकल के आता है कि इंडिया में
25% जनता जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फाइनेंशियल पावर्टी, की भाई किसी के पास एक अमाउंट के पैसे नहीं है तो इसलिए वो पुअर है। मतलब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का मतलब कि उसके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, उसके पास एक्सेस टू पॉलिटिकल पावर नहीं है, उसके पास एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज नहीं है। मतलब वो एक ही सेगमेंट में या एक ही एवेन्यू में पुअर नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो 25% जनता हमारे देश की क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से निकल के आया था। और ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए, यस इट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या है भाई? कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो कैसे हम एक बैलेंस इनके बीच में स्ट्राइक कर सकते हैं, या व्हाट कुड बी दी वे फॉरवर्ड? क्योंकि अगर हम इसे ऑल टुगेदर बंद कर दें तो ये जो 25% जनता है वो कहाँ जाएगी? और अगर हम इसको चालू रखें बिना किसी रोक टोक तो बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल बर्डन है कंट्री का वो बढ़ जाएगा। एनवायरमेंटल जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, जो हार्म हो रहा है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। तो एक एक बैलेंस तरीका, एक जो वे फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, जो आपको अपने मेंस के आंसर में लिखना होता है, वो क्या हो सकता है? तो वो ये हो सकता है कि भैया टारगेटेड डिलीवरी करो, एक टारगेटेड डिलीवरी का मैकेनिज्म डिवाइस करो। टारगेटेड डिलीवरी मतलब उन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाए सच में जिनको ज़रूरत है उत्थान की, गवर्नमेंट की हेल्प की, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और सिर्फ उन्हीं लोगों पे पैसा खर्च किया जाए, उन्हीं तक मदद पहुंचाई जाए। शिफ्ट टू आउटकम बेस्ड बजटिंग। तो आउटकम बेस्ड बजटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? एक वर्ड होता है आउटपुट बेस्ड बजटिंग और दूसरा होता है आउटकम बेस्ड बजटिंग। तो मान लीजिए गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि भाई वो चाहती है कि हमारे देश की जनता जो है वो फिट रहे, तंदुरुस्त रहे। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने बांटी 5,000 साइकिल, ठीक है ना? तो अगर हम आउटपुट बजटिंग देख रहे हैं, हम आउटपुट बजटिंग देख रहे हैं, देख गवर्नमेंट चेक करती है ना कि भाई स्कीम का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो आउटपुट बजटिंग में क्या देखा जाता है कि भाई 5,000 साइकिल जो हमने सोची थी लोगों को बांटी, वो बट चुकी है कि नहीं, या कुछ अभी भी बची है बांटने के लिए, या साइकिल कम पड़ गई। तो आउटपुट बजटिंग में हम देखेंगे कि वो जो 5,000 साइकिल हमने सोची थी वो बट गई कि नहीं बट गई। लेकिन आउटकम बेस्ड बजटिंग में हम क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली जो हम मोटिव, जो एजेंडा था हमारा स्कीम का, कोई भी एड का गवर्नमेंट का, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। सो बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंडा क्या था? लोगों को, सिटीजन्स को फिट रखना, उनको तंदुरुस्त बनाना। वो अचीव हुआ है कि नहीं, हेल्थ अचीव हुई है कि नहीं, इज व्हाट इज बीइंग मेजर्ड अंडर आउटकम बजटिंग। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो आउटलुक है, शिफ्ट हो जाना चाहिए कहाँ से कहाँ पे? आउटपुट बेस्ड बजटिंग से आउटकम बेस्ड बजटिंग के ऊपर। एंड लास्ट इज फोकस शुड बी मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मतलब अगर 1 रुपए गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है 1 रुपए का, तो इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज होती है? 2.45 टाइम्स इंक्रीज होती है। मतलब अगर गवर्नमेंट 1 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है तो आपकी इनकम 2.45 रुपीज इंक्रीज होगी। बट अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें, तो अगर गवर्नमेंट वहाँ 1 रुपए खर्च कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो जस्ट 0.99 रुपीज़ ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है। तो गवर्नमेंट का क्या फोकस होना चाहिए कि भाई अगर आप फ्री बीज दे भी रहे हो या जो सब्सिडीज दे भी रहे हो, ऐसी सब्सिडीज हो विच लीड्स टू दी क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स फॉर दी कंट्री। तो ये एक बैलेंस तरीका हो सकता है कि जो लोगों को हेल्प चाहिए वो वहाँ तक पहुँचे, वो लोग पीछे ना रह जाए, हमारे कंट्री में जो डिवाइड है वो और इंक्रीज ना हो जाए, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल लॉसेज है, जो फिजिकल बर्डन है, वो भी जो है अल्टीमेटली जो है कंट्रोल में आ जाए। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक दबाइए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, नान की बवेजा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।